नमस्कार दोस्त, मैं राहुल सिंह करियर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज से हम इसमें क्लास 10th का जो है मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ठीक है ना दोस्त? तो इसमें हम जो है क्रमबद्ध यानी सीरीज वाइज चलेंगे। बस इससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे जो हमको जानना चाहिए, क्योंकि इसका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर और वास्तविक संख्या है ना। तो वास्तविक संख्या तक पहुँचने से पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में, नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन तो यानी नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि नंबर्स आखिर होते क्या हैं, संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है ना दोस्त? तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। और मैं यहाँ तक दोनों लैंग्वेज में ही लेके चलूँगा, तो आप दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को जो है समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्त? तो समझिए, सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो करने आ रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो इसके लिए जैसे हम नंबर्स को देखें तो नंबर्स को सबसे पहले दो भागों में बांटा जाता है दोस्त। कितने भागों में? टू टाइप्स से इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका रियल नंबर, है ना, और एक आपका होता है इमेजिनरी नंबर, है ना। एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, यानी एक तो वास्तविक संख्या है और एक जो होती है काल्पनिक संख्या। कौन सी होती है दोस्त? इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर्स की बात करूं रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम नंबर टेबल पर दिखा सकते हैं। वो सारे नंबर्स जिनको हम नंबर टेबल पर दिखा सकते हैं, यानी आपने अभी तक अपनी पिछली कक्षाओं छोटी क्लासों में नंबर टेबल देखी होगी। यहाँ पर बीच में क्या होता है? जीरो होता है, इस साइड -1 -2 -3, और ऐसे चलते चलते ये खाता चला जाता है, ये माइनस इन्फाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं दोस्त? तो ये माइनस इन्फाइनाइट का मतलब ऐसा ऐसा पॉइंट जहाँ पर कोई चीज़ जाकर खत्म हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं नंबर कहीं खत्म नहीं होते, तो हमने मान लिया कि कहीं ना कहीं जाकर नंबर खत्म हो जाते हैं, तो उसे बोल देते हैं इन्फाइनाइट। ऐसे ही इस साइड जाएंगे आप राइट साइड, तो यहाँ पर आपको 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, और जाते जाते आपको ये भी नंबर कहाँ तक जाएंगे दोस्त? इन्फाइनाइट तक। तो वो सारे नंबर्स जिन्हें हम नंबर टेबल पर दिखा सकते हैं, है ना, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? वो सभी नंबर्स आपके रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं, है ना। अब डेफिनेशन आप लिखते जाना, मैं बोलता जा रहा हूँ साथ साथ, है ना, तो आप लिख लेना, है ना। मैंने बता दिया रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर्स मतलब काल्पनिक संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर, फिर रियल नंबर्स में आपको लिखना है कि वह सभी संख्याएं जिनको हम नंबर टेबल पर दिखा सकते हैं, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं दोस्त? वो सभी नंबर आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं, यानी वास्तविक संख्या कहलाते हैं। इसके बाद समझिए आप जैसे मैंने आपसे बोला कि एक काम करें सर, हमें बताइए, जैसे आप जानते हैं ये 1 2 इनको हम दिखा सकते हैं। अच्छा, 0.5 को दिखा सकता हूँ क्या? 0.6 को मान लेते हो दिखा सकते हैं क्या? देखो दोस्त, तो 0.6 को मैं बोलूँगा तो बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो हमें कहीं 0.6 नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, 0.6 का मतलब क्या है? कि 0 और 1 के बीच में होगा ये नंबर, भाई 0 से बड़ा है ना, 0 और 1 के बीच में ये नंबर होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो आप क्या कीजिए, 0 और 1, ये मान लो ये 0 है और ये 1, इसी को मैंने थोड़ा सा ब्रॉड करके यानी थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया, इसी पॉइंट को 0 और 1 को। अच्छा ये बताओ, इसको सोल्व करना जानते हैं आप जानते होंगे कि पॉइंट लाएंगे तो पॉइंट के नीचे कितना आता है 1, और 1 के बाद एक डिजिट होता है, एक 0, यानी 2 3 6 और 2 5 10, यानी इसको आगे इसको लिख सकते हैं 3/5। अच्छा, जब आपने पढ़ा होगा पहली क्लासों में, तो आप जानते हैं कि नीचे हमेशा टोटल वैल्यू होती है। तो एक काम करो, इस 0 से लेकर 1 तक के 5 टुकड़े कर लो। कितने टुकड़े दोस्त? 5, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े कर लिए। अच्छा, 5 में से करने की बात करनी है 3 की, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आकर आप बैठ जाइए, तो यही क्या है ना। अच्छा पहले देखो, इसको भी यही 1/5 होगा, 1/5 भाई, 5 में से एक हिस्सा ये है ना टोटल, ये भी क्या है 1/5 है, ये भी क्या है 1/5 है, ये भी क्या है 1/5 है, ये भी क्या है 1/5। ये सभी 1/5 होंगे क्योंकि हमने टोटल 5 हिस्से बांटे। इन पाँचों में से ये भी तो एक है, इन पाँचों में से ये भी एक है। अच्छा, मुझे कहाँ तक जाना है? 3/5 तक। तो आप जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये क्या, कौन सा हिस्सा होगा? यही तो दोस्त, यही तो आपका है 3/5, है ना। यही हिस्सा क्या है आपका? यही हिस्सा तो आपका 3/5 कहलाएगा दोस्त, है ना। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यही मुझे 3/5 की बात करना है। अगर मुझे 2/5 की बात करना होता तो मैं 1 और 2 यहाँ पर आ जाता, है ना। ऐसे मुझे 4/5 की बात करना तो मैं 4/5 पे लिए यहाँ पर आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से हम डेसिमल वाले नंबर्स को भी कहाँ दिखा सकते हैं? इस इमेजिनरी लाइन, इस नंबर टेबल पर हम इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपका हो सकता है कि सर ये तो ठीक है, क्या हम इन नंबर्स को, किसको,
अब बताइए रूट 5 को, हमने तो रूट 5 भी देखा है, क्या रूट 5 को नंबर टेबल पर दिखाया जा सकता है? बिल्कुल दिखाया जा सकता है। आप देखिए दोबारा से एक नंबर टेबल खींची मैंने, यहाँ पर लिया 0, यहाँ पर लिया 1, यहाँ पर लिया 2 है, ऐसे करके मैंने खींचा। मैंने एक काम किया, मैंने 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक एक लेंथ काटी, ठीक है, और मुझे 1 लेंथ मालूम है इतनी है, इतनी ही लेंथ में यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ खींच लेता हूँ, तो उतनी ही 1 लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है दोस्त? 1। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि एक यहाँ तक और एक यहाँ तक, ये टोटल लंबाई कितनी होगी? 2। और मैं इसको यहाँ से इस प्रकार से मिला लूँ इस लाइन से। अच्छा, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, यानी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने अगर अपनी 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी हुई जिसमें पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त? पाइथागोरस थ्योरम, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। तो आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस, है ना, प्लस हाइट के स्क्वायर के, यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो वर्ग है ये बराबर होता है बेस यानी आधार प्लस ऊंचाई के वर्ग के बराबर। इतना आपको साल मालूम हो, है ना। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है, आप बोलोगे सर बेस कितना है, बेस बोलोगे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। ऊंचाई कितनी है, +1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये बराबर होगा किसके बेटा? इस कर्ण के, यानी h के बराबर होगा। तो देखिए दोस्त सॉल्व करेंगे, h का स्क्वायर बराबर, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1, है ना, और इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा दोस्त? h बराबर, जैसे ही स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ये रूट में आ जाएगा, और रूट के अंदर कितना आ गया दोस्त? 5। यानी इस तरीके से हम इस रूट को भी इसके अंदर दिखा सकते हैं, है ना दोस्त। एक बार दोबारा देख लीजिए, मुझे रूट 5 को दिखाना था, तो मैंने क्या किया कि यहाँ तक 2 लेंथ खींची, है ना, और एक लेंथ जितनी लंबाई इसकी थी उतनी लंबाई पे यहाँ पर एक लेंथ खींची। अब देखिए दोस्त, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस कर्ण को यहाँ से इसको कर्ण मिला दिया, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना। अब ये क्या है दोस्त, ये बन गया एक कर्ण समकोण त्रिभुज। यहाँ पर मैंने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार प्लस ऊंचाई का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो जिस तरीके से मैंने इस प्रकार सॉल्व कर दिया। अब देखो, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से एक त्रिभुज, यहाँ से एक त्रिभुज इस तरीके से, इसको चाप मानकर, है ना, इसको केंद्र मानकर यहाँ से चाप लगाना स्टार्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं जब चाप लगा रहा हूँ तो जो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे करके लाइन गुजर रही होगी, ये वेव पॉइंट है ना दोस्त, ये वाला, यही पॉइंट आपका क्या है, यही पॉइंट आपका रूट 5 है। यही क्या है दोस्त आपका, तो रूट 5 कौन सा पॉइंट है, यही आपका रूट 5 है। ठीक है दोस्त, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना दोस्त, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इस तरीके से हम रूट वाली नंबर्स को भी कहाँ पर दिखा सकते हैं, आपके रियल नंबर और नंबर टेबल पर हम इस प्रकार से रूट्स के नंबर्स को दिखा सकते हैं। इसके बाद बात करूँ इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या आप जानते हैं, काल्पनिक संख्या वो नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने बोला रूट के अंदर -1, है ना। अच्छा, रूट का मतलब आप नहीं जानते, तो रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है दोस्त? 1/2, यानी ऐसी कोई संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1 आ जाए, जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर है? अब दोस्तों ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि अगर मैं -1 का मल्टीप्लाई -1 से करता हूँ तो आप देखोगे कि 1 का 1 और -1 प्लस हो जाता है, यानी माइनस का मल्टीप्लाई -1 से करने पर 1 तो आ सकता है, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई ऐसी कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -1 आ जाए, क्योंकि मैं -1 का मल्टीप्लाई -1 से करूँगा तो 1 ही आने वाला है। समझ आ रहा है कि नहीं? इंटीजर की बात कर रहा है ना। तो देखिए, तो अब मान लेते हैं कोई नंबर वास्तव में तो नहीं, तो मान लेते हैं कि वास्तव में कोई नंबर रहा होगा, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा, इसको कह देते हैं। मान लो ये क्या हो गया, आयोटा। ठीक है ना दोस्त, ऐसे ही मैंने बोला रूट माइनस का रूट 2, ये भी क्या है, काल्पनिक नंबर, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पर, आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, -2 आ जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि -2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर -2 करूँगा तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर 4 आने वाला है, लेकिन ये तो ये -2 लिखा है। तो इसको सॉल्व करने पर जो है कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करने पर -2 आ जाए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक क्या है आपका इमेजिनरी नंबर। आप कुल मिला के इतना समझ लें कि वह सारे नंबर्स जिनके रूट के अंदर -1, रूट के अंदर माइनस आ जाए, है ना, तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, वो नंबर क्या कहलाएंगे आपके, वही नंबर आपके इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं आपकी कहलाने वाली है। ठीक है ना दोस्त, इसके बाद मैं आपको और आगे ले चलूँ तो अब देखिए, कॉम्प्लेक्स जितने इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स को हमने इस तरह से लिया। अच्छा, मैं आपसे पूछूँ
माइनस का 36, कितना दोस्त, माइनस का 36। इसको बताइए। तो आप जानते हो कि माइनस का 36 जैसे ही रूट के अंदर माइनस लिखा, इमेजनरी नंबर्स है, तो क्या इसको लिखने का केवल एकमात्र तरीका यही है? नहीं, इसको और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? अच्छा, मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या मैं इस रूट को ऐसे लिख सकता हूँ 36 मल्टीप्लाई -1, है ना भाई। इस रूट को इस तरीके, इस -36 को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा -36 हो जाएगा। अच्छा, ये 6 तो बाहर आ सकता है क्या? 6 को रूट, भाई ऐसे कोई नंबर बताइए जिसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करने पर कितना आता हो, आप 36 आता हो, तो अब जो सर 6 है तो 6 क्या आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा माइनस का 1। भाई माइनस का 1 तो बाहर नहीं आ पाएगा, तो अंदर कितना बचा दोस्त, -1। इसी माइनस को हम इस -1 को क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई, 6 आयोटा। क्या लिख सकता हूँ दोस्त, 6 आयोटा। भाई इस रूट -1 की -1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो इसी को मैंने क्या लिख दिया, 6 आयोटा। समझ में आएगा दोस्त? ये आपको समझ में आया? तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 6 आयोटा। लेकिन इसके साथ अभी भी क्या जुड़ा हुआ है, आयोटा जुड़ा हुआ है, यानी एक इमेजिनरी नंबर बोला, इस वजह से ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा, ये भी नंबर आपका इमेजिनरी नंबर ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि आप 6 को बोले सर 6 तो एक रियल नंबर हो गया, आयोटा इमेजिनरी, नहीं, ये इसी के साथ है ना दोस्त, है ना। इसीलिए ये क्या कहलाएगा, आपका एक इमेजिनरी नंबर कहलाने वाला है। ठीक है ना दोस्त, है ना। इसमें ये आपको रियल नंबर समझ में आ गए, ये आपको इमेजिनरी नंबर समझ में आ गए होंगे, है ना। आप तो रियल नंबर में बहुत सारी बात करने वाले हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स के आने, इनकी बहुत कैटेगरीज आगे जाके पढ़ने वाली हैं। ठीक, आपको इमेजिनरी नंबर्स और ये नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और इस तरीके से रियल नंबर्स में थोड़ा मुझे लगता है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं एक नंबर्स की बात करता हूँ आपसे, जिनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं दोस्त, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके लिए शायद नई चीज़ हो सकती है, ये आपने पढ़ा भी होगा। इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं दोस्त, सम्मिश्र संख्याएं, है ना, सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, ऐसा समझ लो जैसे मैंने लिखा 3 + 2 आयोटा। क्या लिखा दोस्त मैंने, 3 + 2 आयोटा। तो आप देखोगे सर ये 3 अलग लिखा है, ये 3 एक क्या है, ये 3 एक रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है, और ये 2 आयोटा, आयोटा जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या हो गया। तो नंबर्स का ऐसा फॉर्म जहाँ पर एक रियल नंबर और आयोटा को, रियल नंबर और आयोटा को कैसे लिखा गया हो, साथ में लिखा गया हो, तो नंबर का यही फॉर्म क्या कहलाता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला एग्जांपल के तौर पर, और एग्जांपल मैंने बोला 5 + 3 आयोटा, तो ये भी फॉर्म हो सकता है। तो मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूँ कि इसका एक बेस फॉर्म मैं बना दूँ, तो ये हो सकता है a + b आयोटा। ये क्या है, ये हो गया एक सम्मिश्र संख्याओं का जो बेस है, यही फॉर्म है। इस तरीके के स्ट्रक्चर, इस तरीके का नंबर वो लिखा होगा, कोई भी नंबर इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो वो नंबर क्या कहलाएगा आपका, तो वह नंबर आपका सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाने वाला है। ठीक है ना दोस्त, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए तो रियल नंबर्स में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, रियल नंबर्स को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका रेशनल, सॉरी, इन रियल नंबर्स को हम दोबारा से दो भागों में बांट देते हैं, है ना। वास्तविक संख्याएं को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है बेटा आपका रेशनल नंबर, कौन सा होता है, रेशनल नंबर, और एक होता है आपका इर्रेशनल नंबर। कौन सा दोस्त, इर्रेशनल नंबर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, वह सारे नंबर्स, है ना। परिमेय संख्या में आप लिखने वाले हैं कि वह सारे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वह सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। लेकिन याद रखें कि p बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी जीरो के, p नॉट इक्वल टू जीरो, यानी p कभी भी जीरो का, q का मान कभी, सॉरी, q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये आपको शायद मालूम हो, वरना आप नोट डाल के कहीं लिख देना
जैसे किसी नंबर्स को मान लो कि किसी नंबर से मैं जीरो को डिवाइड देने वाला हूँ, किसी नंबर से जीरो को डिवाइड दूंगा तो इसका आंसर कितना आता है? जीरो, है ना। जीरो का डिवाइड जीरो में, तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं दोस्त? अनडिफाइंड। लेकिन किसी नंबर में अगर जीरो से डिवाइड दे दूँ, किसी नंबर में जीरो से डिवाइड दे दूँ तो ये कौन सा होता है दोस्त? ये अनंत हो जाता है। ये क्या होता है? अनंत, यानी इनफाइनाइट कहलाता है। ठीक है ना दोस्त? अब समझो, इसीलिए अगर मान लो अगर जीरो क्यू जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा दोस्त? इनफाइनाइट, है ना। यानी पूरे नंबर्स को चेंज कर देने वाला है। इसीलिए क्यू कभी क्या होना चाहिए दोस्त? क्यू कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। पी और क्यू कैसे होने चाहिए? दोनों ही आपके कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। पी और क्यू कैसे होने चाहिए? दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना दोस्त? ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो मैं थोड़ी सी आपको आगे ले चलता हूँ। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर बोला, मैंने बोला क्या टू एक रेशनल नंबर है? आप बोला सर बिल्कुल, क्यों? क्योंकि अगर इस टू को मैं 2 1 लिख सकता हूँ, ये सिंपल सी बात है। तो देखो ये पी की वैल्यू हो गई और ये क्या होगी दोस्त? पी की वैल्यू हो गई। समझ में आया? उसके बाद मैंने बोला 3.14, तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करके कैसे दिखाया जा सकता है? 3 पॉइंट हटाएंगे तो देखो 14 लिखा, पॉइंट हटाया, पॉइंट लिया कितना है? 1, पॉइंट का कितना डिजिट लिखे हैं? 2 डिजिट, तो नीचे कितने जीरो लगा दिए? 2 जीरो। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए ये पी की वैल्यू और ये क्यू की वैल्यू आगे समझ। इसके बाद मैं आपसे बोलूँ, मैं बोला ये बताओ 0.5 और 5, क्या ये एक रेशनल यानी परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। कैसे? आप देखो ये 0.555 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये लिख सकता हूँ मैं इसको 0.5 का बार। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे दोस्त। इस बार का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जो अपने आप को बार बार दोहरा रहा हो, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? बार। यानी इसको सॉल्व करने पर क्या होता है? 5 का 5 ऊपर और नीचे जितने संख्या आपके ऊपर बार था उतने 9। तो इसको सॉल्व करने में कितना आता है? 5 बाई 9। यानी इसको भी मैं पी वाई क्यू के फॉर्म लिख पा रहा हूँ। ये भी क्या है दोस्त? पी, और ये क्या है आपका? क्यू लिख पा रहा हूँ। अच्छा, और एग्जांपल देने की बात करूँगा, मैंने बोला 0.561, ऐसे लिख देते हैं 0.44444, है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करने पर देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.4 के ऊपर बार, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। आगे देखिए तो 4 के ऊपर बार और नीचे कितना आ गया दोस्त? 9। ठीक, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए ऊपर पी की वैल्यू ये है और क्यू की वैल्यू ये है, तो इसको भी लिखा जा सकता है 4/9 के फॉर्म में। ठीक है ना दोस्त? चलिए और आगे बढ़ते हैं इस पर। जैसे मैंने बोला और एग्जांपल की बात करूँ, मैंने बोला 0.73, तो आप देखेंगे इसमें क्या 7 अकेला रिपीट हो रहा है? नहीं। क्या 3 अकेला रिपीट हो रहा है? नहीं। इसमें बार बार रिपीट हो रहा है 7 3। देखो 7 3 7 3 7 3 7 3। तो मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ 0.73 के ऊपर क्या लिख सकता हूँ दोस्त? बार। क्या लिख सकता हूँ? 0.73 के ऊपर बार। आप सुनिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 73 के ऊपर बट बाई 99। अभी मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये आपको आता ही होगा, और नहीं आता है तो मैं आपको किसी भी अन्य क्लास में बता दूंगा। अभी आपको केवल ये समझना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। वो कभी टॉपिक से भटक जाएंगे अगर हम इस चीज़ को जानने लगे, है ना। ये कोई छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये क्या है? पी और ये क्या है? क्यू। ये आपका क्या हो गया दोस्त? नंबर हो गया। ऐसे अगर ऐसे कोई 3 नंबर का पेयर बन जाए, मान लो कि कोई 3 नंबर का पेयर है, तो बस वही सिंपल यार जितने नंबर्स के ऊपर आपका बार लगा होगा उतने ही नीचे 9 आने हैं। इस बात को समझ लें आप। ठीक है ना। और एग्जांपल दे देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1, 0.5321 5321 5321 53। तो आप देखोगे सर इतना कंसेप्ट जो है रिपीट हो रहा है 5321 5321 5321। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5321 के ऊपर बार, और इसी को लिख सकते हैं 5321 कितने के ऊपर बार था? 4 के ऊपर, तो नीचे कितने जीरो आएंगे दोस्त? 4 जीरो आने वाले हैं। ठीक है ना दोस्त? यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। तो ये थी आपकी जो है रेशनल नंबर्स की जो है डेफिनेशन, यानी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ तक आपको मैंने समझाने के प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, आइए थोड़ा सा इस पर आगे बढ़ते हैं। है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए दोस्त? इंटीजर। चलिए अब मैं बात करूँगा, एक नंबर लिया मैंने, मान लेता हूँ √2। क्या लिया दोस्त? √2। अब इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू लगभग में आती है ना, अप्रॉक्स मान जिसको तो आता है, या था 1.4 है ना जी, सॉरी 0.14 है ना, इस तरीके से मैं सॉरी 1.414 है ना। आज √3 की बात करूँ तो √3 का जब आप मान निकालें तो लगभग मान इसका निकलेगा 1.732। तो ये क्या है? ये इनकी अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्स वैल्यू मतलब ये है कि ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसके आगे भी और नंबर चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके आगे नंबर कर रहा है। यानी ये ना तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है और ना ही ये कहीं रुक रहा है ना। अब ये क्या होता है? ये होता है डेसिमल, है ना। डेसिमल में आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि डेसिमल क्या होते हैं, है ना। अब देखो, तो ऐसे नंबर्स जो ना कभी रुकेंगे ना ही अपने आप को रिपीट करते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं दोस्त? वो सारे नंबर्स आपके इमेजिनरी नंबर यानी अपर में सॉरी इरेशनल नंबर यानी अपर में संख्या कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करूँ, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमारा रहता है वो रहता है पाई। क्या रहता है? पाई। पाई क्या है? पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है ना। ये परमीय संख्या है क्या अपरमीय संख्या है? तो देखिए दोस्तों, बात करूँ पाई की, तो पाई की वैल्यू सबसे पहले ये समझो कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं, पाई की लगभग वैल्यू कितनी है दोस्त? लगभग वैल्यू 22/7 है। कितनी है दोस्त? तो पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है। जैसे ही पाई की आपने एक वैल्यू और देखी है, वो क्या है? 3.14। 3.14। तो ये भी पाई की परफेक्ट वैल्यू नहीं, ये भी पाई की क्या है दोस्त? ये लगभग का साइन होता है, ये इक्वल का साइन नहीं समझना आप, ये लगभग का साइन। तो पाई की लगभग वैल्यू 3.14 है, और आप इसको सॉल्व करने जाएंगे ना दोस्तों, तो ये आपका सॉल्व ऐसे करके सॉल्व चलता ही रहेगा। क्या चलता रहेगा? ये आपको सॉल्व चलता ही रहेगा। अब इस तरीके अगर हम जैसे पाई की वैल्यू रखते हैं किसी क्वेश्चन में, मान लो मैंने एरिया निकालना, मुझे सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो मुझे वहाँ पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो जब मैं पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या मैं ये वैल्यू लगाने वाला हूँ? ऐसे तो मेरा सवाल कोई सॉल्व होने ही नहीं, होगा ही नहीं, है ना। इसीलिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद 2 अक्षर तक इसको कंसिडर कर लेते हैं। यानी जब मैं उसको वैल्यू जो किसी क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो उसको मैं ये इतना छोड़कर केवल इतनी वैल्यू को जो है मान लेता हूँ। और ऐसा ही सेम इसमें कि ये लगभग मान मैं 22/7 को मान लेता हूँ। ऐसा होता नहीं, ये लगभग मान है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे इसको यूज़ करना है तो मैंने इसकी वैल्यू 22/7 और 3.4 है। जब इसको मैं लिख सकता हूँ तो भाई 22/7 को मैंने मान तो लिया, तो भाई अगर जैसे ही मैंने मान लिया तो इसको तो मैं पी को लिख सकता हूँ भाई, हाँ है ना, लिख सकता हूँ। और जैसे ही मैंने 3.14 को माना तो इस 3.14 को भी तो मैं ले सकता हूँ। कैसे? देखो पॉइंट आऊंगा नीचे कितना 1 पॉइंट का 2 0 तो 2 डेट आ गया। देखो ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो पी और क्यू के जो पाई की वैल्यू है 22/7 और जो कि उसकी वास्तविक वैल्यू नहीं है ना, उसकी रियल वैल्यू नहीं है, ये उस पाई का लगभग मान वैल्यू है, परफेक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। तो इसीलिए 22/7 और 3.14 क्या होता है? ये आपका परमीय संख्या है, और पाई आपका क्या होता है? पाई आपका एक अपरमीय संख्या के रूप में यहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो पाई क्या है दोस्त? पाई आपका एक अपरमीय संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्त? अपरमीय संख्या। लेकिन पाई का मान, जो कि पाई का लगभग मान है, जिसको हमने कंसीडर कर लिया है, मान लिया है, वो एक कैसा हो जाएगा? वो परमीय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने तो 22/7 परफेक्ट मान लिया, तो मेरे लिए तो अब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे लिए तो पी की वैल्यू ये आएगी, क्यू की वैल्यू ये रहेगी। ऐसे ही 3.1 को मैंने सॉल्व करूँगा तो 314 ऊपर नीचे 100, पी की वैल्यू ये रहेगी, क्यू की वैल्यू नीचे रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? तो मानने के ऊपर है ना। जैसे मैं बोलूँ वो मेरा बेटा है, या दूसरी ओर मैं बोलूँ वो मेरे बेटे जैसा है, तो दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना दोस्त। चलिए, तो आज के लिए मैं आपको यहाँ पर छोड़ता हूँ, और बाकी इसके बाद इसी में अभी ये रियल नंबर्स को हमने पूरी तरीके से बांटा नहीं है ना। अभी इसमें डेसिमल का सबसे बड़ा रोल है ना। मैंने बताया, अभी आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि डेसिमल 3 टाइप का होता है ना। एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है ना। तो इस तरीके से जो डेसिमल है, इन डेसिमल्स को भी आपको पढ़ना बाकी है। इसके बाद आपका जो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन है
यानी रियल नंबर का जो वर्गीकरण है वो पूरा होने वाला है ना। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।